हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विषय में। आप लोग पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि एमपी पीसीएस पे एक बात निकल कर सामने आई थी। यानी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है उसने एक चीज़ कही कि जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस को आप 10% आरक्षण तो देते हैं, उसके लिए 10% सीटें तो रिजर्व रखते हैं, लेकिन आप एज रिलैक्सेशन इसको नहीं देते। तो ये आदित्य नारायण पांडे हैं कोई व्यक्ति, उन्होंने ये पिटीशन दायर की थी और ऐसे ही लगभग 17 पिटीशन जो हैं एमपी हाई कोर्ट में इस समय लंबित हैं। इन सबको साथ जोड़ने की बात कही गई और ये कहा गया कि भाई जो ईडब्ल्यूएस है, अगर ये कमजोर वर्ग है, अगर ये आरक्षण चाहता है, इसको आरक्षण की ज़रूरत है, तो फिर इसको एज में रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, प्लस इसमें जो अटेम्प्ट्स हैं उन अटेम्प्ट्स में इसको रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। यूपीएससी में आप जानते हो अधिकतम आयु 32 साल है जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के लिए 32 साल है और यही आयु जो है ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। और मामला तब थोड़ा और फंस गया जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस को एज का रिलैक्सेशन दिया और उनके लिए एज मैक्सिमम एज 45 साल रखी। लेकिन जब वहां पे आप एक एग्जाम में दे रहे हो एज का रिलैक्सेशन, तो दूसरे एग्जाम में क्यों नहीं दे रहे हो, इस बात पर बहस हुई। तो आदित्य नारायण पांडे की तरफ से कपिल सिब्बल केस में थे और आदित्य नारायण पांडे का ये जो कथन था इसको आयोग ने मतलब कोर्ट ने सही माना और कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देशित किया कि आप पोर्टल खोलो, अपना पोर्टल दोबारा से खोलो, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में 22 तारीख लास्ट डेट है यूपीएससी के फॉर्म की इस साल। तो इन्होंने कहा कि आप अपना पोर्टल खोलो और उसमें महत्तम एज यानी कि मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल ईडब्ल्यूएस की होनी चाहिए और उनके अटेम्प्ट्स को बढ़ाने की बात भी की जा रही है। फिलहाल के लिए तो अभी एज की बात की जा रही है, वरना उनके अटेम्प्ट्स 9 अटेम्प्ट होंगे। अभी तक 6 अटेम्प्ट मिलते थे जनरल के बराबर, अब 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। इसका क्या असर पड़ेगा यूके पीएससी में, कि यूके पीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो भी आगे जाएंगी कि नहीं जाएंगी। अब जाहिर सी बात है कि एक जगह में ऐसा हुआ तो दूसरी जगहों में यानी कि दूसरे स्टेट्स में भी बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि जो स्टेट में एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है उत्तराखंड में भी कुछ बच्चे कोर्ट की शरण में जाएं और इस बार इस तरह की कोई पिटीशन दायर करें। तो उससे क्या होगा, उससे एज आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है अगर ईडब्ल्यूएस की भी एज बढ़ाई जाए, 2-3 साल का रिलेक्शन उसको दिया है, तो 44-45 साल ईडब्ल्यूएस भी पहुंचेगा। लेकिन उससे आपका लोअर में कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, लोअर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोअर का एग्जाम अपने हिसाब से होगा, अपने ही समय पे होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोअर के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफआरओ के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है उनके नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जो एग्जाम है पुरानी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार ही होगा, उसकी शर्तें जो होंगी पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही होंगी। लेकिन जो नए एग्जाम है यानी कि अपर पीसीएस जो है, अपर पीसीएस, इसमें हो सकता है कि आपको ये सब देखने को मिले और इसकी वजह से ये एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत दिक्कतें आए या फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़े या इसकी मेंस वेंस में प्रॉब्लम हो। बट ये लोअर वोअर में कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी, क्योंकि ये ऑर्डर से पहले नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑर्डर से पहले नोटिफिकेशन में ज़रूरी नहीं कि आप नए दिशा निर्देशों को माने, वो ज़रूरी नहीं होता है। और जिस प्रकार का नोटिफिकेशन होगा वही उसमें गाइडलाइन मान्य होती हैं। लेकिन अपर पीसीएस के केस में मे बी ये चीज़ आपकी लागू हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर अब जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस को भी एज में रिलैक्सेशन देने की बात गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि जो ईडब्ल्यूएस है, क्या ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये तर्कसम्मत है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसमें अदालत पहले ही कह चुकी है कि आर्टिकल नंबर 15 के अधीन आप यानी कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान कर सकती है जो लोग कमज़ोर हैं। कमज़ोर लोग की कोई परिभाषा दी नहीं गई है, तो वो कमज़ोर आपका सामाजिक रूप से हो सकता है, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, कैसे भी कमजोर हो सकता है। तो उस कमजोर की कैटेगरी के अंदर ही ईडब्ल्यूएस को डाला गया कि ये लोग इकोनॉमिकली बहुत कमजोर थे और ये लोग कई पीढ़ियों से जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। इस कारण से इन लोगों को ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन इसका गलत फायदा भी उठाया गया। वो हर किसी रिजर्वेशन का होता है, इसी का नहीं। एससी एसटी में भी आप देखते हो कई बार लोग बना लेते हैं, स्पोर्ट्स कोटे में बना लेते हैं, आपका जो हैंडीकैप्ड होते हैं उसमें बना लेते हैं, तो इसमें भी बनाए गए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार कहा था कि जो इसके नियम हैं वो बहुत कड़े हो जाएंगे और जब भी सर्टिफिकेट बनेगा उस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब उम्मीद है कि जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ भी कम रहेगी, पहली बात। ठीक है, और दूसरा जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस को लाभ ज़्यादा मिलेगा, यानी कि जो एक्चुअल ईडब्ल्यूएस है उनको इसका लाभ मिलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। अच्छा फैसला है। एज एज का अगर सब कैटेगरी को मिल रहा है तो इस कैटेगरी को भी मिलना चाहिए।
लेकिन उसके साथ साथ ही ईडब्ल्यूएस हो या कोई भी कैटेगरी हो, कहीं पे भी रिजर्वेशन हो, उस रिजर्वेशन का रूट जो है, उसका जो मतलब मेन एम था, उस एम को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसी व्यक्ति को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। कई सारे अयोग्य लोगों को मिल रहा है, अभी आप देख रहे होंगे एमपीपीसीएस में ही हुआ है, 2022 की वो टॉपर हैं, ठीक है, उनकी ऐसी हालत थी, उन्होंने कहा कि मैं हिल भी नहीं सकती, और उसका उनका डांस करते हुए वीडियो आया। वो जो थी पीएच कैटेगरी में बनी थी, ठीक है, पीएच कैटेगरी में बनी थी, लेकिन अब वो डांस वांस करी हैं सोशल मीडिया में, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी मैंने कुछ केस डाले थे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि वो शुरू में कहते हैं कि हमें दिक्कत है, बाद में फिर वो डांस वांस करते हैं, या फिर वो ईडब्ल्यूएस हैं लेकिन उनके पिताजी जो हैं बहुत बड़े व्यापारी हैं, आदि आदि, ठीक। तो ये देखते हैं क्या इसका असर पड़ेगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।